नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। इशरत जहां के बारे में डेविड हेडली के अहम इंकिशाफ के बाद सियासत हुई तेज। हेडली ने कहा इशरत जहां का ताल्लुक था लश्कर तैयबा से। बसंत पंचमी के एक दिन कबल धार में बढ़ी कशीदगी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, हुकूमत पूरी तरह चौकस। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला वक्फ की मकबूजा जायदादों का लिया जायजा, कहा कब्जे खत्म करवाना सरकारी अफसरान की जिम्मेदारी। यूपी के मुख्तलिफ महकमों में उर्दू अफसरों की तैनाती का मुतालबा तेज। महकमा अक़लियती फलाह व बहबूद के डायरेक्टर ने कहा हुकूमत करे पहल। तालीमी पसमानगी की शिकार मुस्लिम लड़कियां अपने मुस्तकबिल को लेकर संजीदा, अपनी तरक्की की मंजिलें खुद तय करने की मुतमन्नी। और झारखंड के सरकारी स्कूल तालिब इल्म का कत्ल मामला, मुलजिमा टीचर ने पुलिस पर जबरन जुर्म कबूल करवाने का लगाया इल्जाम। ये थी खास बात की सुर्खियां। आप खबरों को तफसील से जानते हैं। 26/11 हमले के मुलजिम डेविड कोलमन हेडली ने गवाही देते हुए एक अहम खुलासा किया। हेडली ने कहा कि इशरत जहां का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। दीगर इंकशाफात में हेडली ने कहा कि ISI लश्कर तैयबा को माली और इखलाकी मदद देती है। साल 2006 में शिकागो में हेडली की तहव्वुर राना से मुलाकात हुई थी। राना ने डेविड हेडली को तकरीबन 23 लाख रुपए दिए थे और हमले से पहले राना पाकिस्तान लौट गया था। मुझे जो जानकारी मिली थी कि लश्कर के फीमेल सुसाइड बॉम्बर कौन कौन है, उस आधार पर मैंने 3 वुमेन के नाम बताए। पहली वुमेन का नाम बताया नूरजान बेगम, दूसरा नाम हमने बताया कि इशरत जहां, और तीसरा नाम हमने बताया कि मुमताज बेगम। तो उसने तुरंत कहा कि इशरत जहां, ये नाम मैंने सुना था और पुलिस के चकमक में मारी गई थी, इसलिए मुजम्मिल भट्ट को झकीउर रहमान लखवी कोस रहा था। और अब ETV आपको बता रहा है वो एक लफ्ज, एक लाइन जो हेडली ने इशरत जहां के बारे में कही है। क्या लश्कर तैयबा की कोई खातून विंग है? हाँ, मैंने कभी सुना था अबू ऐमन की वालदा को खातून विंग का सदर बनाया गया था। क्या लश्कर तैयबा में खातून खुदकुश बमबार हैं? मुझे नहीं पता। क्या किसी नाकाम हुए ऑपरेशन के बारे में पता है? हाँ, मुजम्मिल ने एक बार बताया था। लखवी, मुजम्मिल और मैं एक बार मिले थे। तब मुजम्मिल ने बताया था कि एक ऑपरेशन नाकाम हो गया है। क्या कोई खातून थी? मैंने सुना था खातून थी। क्या नाम है? नूरजहां, इशरत, मुमताज बेगम। दूसरी वाली इशरत जहां मोदी को मारने का टारगेट था उसका। अक्षरधाम हमले की जिम्मेदारी भी इशरत जहां को दी गई थी। उधर इशरत जहां मामले में हेडली के इंकिशाफात पर सवाल भी उठ रहे हैं। इशरत जहां के खानदान के करीबी माने जाने वाले और समाजी कारकुन रऊफ लाला ने हेडली के बयान को गलत करार दिया है, जबकि NCP MLA जितेंद्र हवाड़ ने हेडली की गवाही पर ही सवाल खड़ा किया है। तो पहला सवाल पूछा गया कि आर देयर फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स इन LET? क्या LET में फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स है? वो बोलता है मुझे पता नहीं। कैन यू नेम अ सुसाइड बॉम्बर? बोलता है मुझे पता नहीं। और फिर हमारे एजेंसीज की तरफ से 3 नाम भेजे गए, क्या इसमें से कोई है? अब जो आदमी कह रहा है कि फीमेल बॉम्बर्स के बारे में पता नहीं, मुझे उनके नामों के बारे में पता नहीं, तो आप सजेस्टिव देके उसको बोलते, उसके मुंह से निकलवाना चाहते कि हाँ आप कहिए। और इशरत जहां के बारे में जो आम आदमी है, अमेरिका को या देश दुनिया में जो पेपर पढ़ने वाला आदमी है, 13 साल से जो केस भारत में हर कोर्ट में चालू है, उसको इशरत जहां का नाम तो मालूम ही होगा। उसमें क्या है, डेविड कोलमन हेडली हो या कोई और गैरा गैरा नत्थु गैरा हो, उसको स्टेटमेंट दे दे। और उसको मतलब जो है जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान के मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ मीडिया के सेक्शन ने जिस अंदाज में उसको लिया है,
तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा हेडली का बयान जो है कोई बहुत अहमियत रखता है हमारे नज़दीक, इसलिए कि हेडली डबल एजेंट है, पूरे देश को पता है, सबको पता है कि वो डबल एजेंट है, मतलब जो है, इसलिए उसकी बातों पे विश्वास करना जो है SIT द्वारा, मजिस्ट्रेट तमाम द्वारा और देश सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से कोर्ट के सामने ये बात आ चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इशरत जहां को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया, इशरत जहां की हत्या की गई, इशरत जहां का इनकाउंटर नहीं था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मैं समझता हूं कि जो लैंड ऑफ लॉ है उसको तो कम से कम हमको मानना होगा। CBI की चार्जशीट कोर्ट के अंदर मौजूद है, अगर कोर्ट को जुडिशरी पे विश्वास नहीं है और हेडली पर विश्वास है तो मैं समझता हूं ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हेडली के इशरत जहां के इंकिशाफ पर सियासत तेज हो गई है। आइए देखते हैं सियासी लीडरान और दिफाई माहिर का क्या कहना है। कि अगर हेडली या जो भी उसका नाम है उसने कोई ऐसी बात कही है अपनी गवाही में, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, उसकी छानबीन करनी चाहिए। पर उसका इस्तेमाल अगर इस काम के लिए किया जा रहा है कि एक फर्जी मुठभेड़ को आप सही बताना चाहते हैं, तो जो कार्रवाई CBI ने की थी कोर्ट के निर्देश के ऊपर और उसमें जिसमें चालान दायर हो चुका है, आप उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो इसलिए ये दो अलग बातें हैं। डेविड कोलमैन हेडली का जो बयान है, आप उसकी जांच करना चाहते हैं कि इशरत जहां लश्कर से जुड़ी थी नहीं जुड़ी थी, आप जरूर कीजिए। पर अगर आप उस बयान का राजनीतिक उपयोग करना चाह रहे हैं ये कहने के लिए कि जो एक फर्जी मुठभेड़ जिसको एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में CBI ने फर्जी पाया और उसमें चालान दायर हुआ है कि वो सही था, भारत का कानून उसकी इजाजत नहीं देता। ये महत्वपूर्ण बयान है। डेविड कोलमैन हेडली या दाऊद जिलानी जो उनका ओरिजिनल नाम है, इस बात की तरफ उन्होंने संकेत शायद 2013 में भी दिया था, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया गया था। अरुण जेटली जी ने भी एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, इस विषय को उठाते हुए जो इशरत जहां एनकाउंटर है। इस बात को नजरअंदाज किया गया था कि LET की वेबसाइट पे उनको एक मार्टर के रूप में दिखाया गया था। सबसे गंभीर प्रश्न आज उठता है कि आतंकवाद की लड़ाई में आतंकवादियों के विषय पर क्या उन्हें किसी और नजरिए से देखना चाहिए? क्या राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से इस सत्य को सत्य के रूप में नहीं देखना चाहिए? उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा मौजूदा जो सिस्टम था वो एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उनको किसी तरह इसमें जोड़ने का एक प्रयास करें। अब जब डेविड कोलमैन हेडली का बयान रिपीट कर रहा है उस बात को, तो इस पे ये गंभीर सवाल है, इनके जवाब कहीं ना कहीं उठने पड़ेंगे और जवाब मिलने पड़ेंगे कि आतंकवाद की लड़ाई को ऐसे कैसे लड़ा जा सकता है जब इसका एक राजनीतिकरण करने का प्रयास होगा। ये बात तो ठीक है कि ये जो हेडली ने जो काम किया है इसके साथ बहुत और भी साथ थे, और ये अभी हमें डिटेल में पता चल रहा है कि तहूर राना उसको ISI की तरफ से पैसे वगैरह सब और कुछ मदद के सहायता कर रहा था। तो ये दोनों को बीच में जो कार्रवाई था, तहूर राना पाकिस्तान के ISI के नीचे काम कर रहा था, पैसा भी वहीं से आता था, तो ये पक्का साबित हो जाता है कि दोनों एक साथ ही मिलके काम कर रहा था। वहीं दूसरी जानिब इशरत जहां की वालिदा शमीमा कौसर ने हेडली के बयान पर तशवीश का इजहार किया। शमीमा कौसर ने बताया कि इशरत जहां को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इशरत जहां को बेकसूर करार दिया। फेक इनकाउंटर है, मेरी बेटी को मारा गया है, कत्ल किया गया उसका। आपकी बेटी के बारे में क्या कहेंगी? कैसी थी आपकी बेटी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि किसी को बचाने के लिए मेरी लड़की को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। उधर डेविड हेडली के बयान के बाद मुख्तलिफ हलकों से बयानात के आने का सिलसिला जारी है। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे ने बात की गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर वकील शमशाद पठान से। हेडली ने एक नया खुलासा किया है। इस मामले को लीड करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर वकील शमशाद भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरा मामला उन्होंने हैंडल किया और जो आज खुलासा हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे। शमशाद भाई, आज जो डेविड हेडली ने खुलासा किया है कि लश्कर तैयबा के साथ कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई थी, क्या कहेंगे आप? ये पहली बार नहीं है। ये जब 2004 में इनका फर्जी एनकाउंटर किया गया था
तभी उस एफआईआर के अंदर लिखा था कि लश्कर तैयबा की आतंकवादी थी और ये लोग नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। लेकिन सच्चाई का पर्दाफाश तब हुआ जब जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री तमांग साहब ने एक जुडिशल इंक्वायरी में अपना ये रिपोर्ट दिया कि ये कोई आतंकवादी नहीं थे। इन चारों लोगों को पहले से कहीं पे इलीगल तौर पे कन्फाइन करके रखा गया था और बाद में इन लोगों का मर्डर किया गया है और उसके लिए उन्होंने 22 पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। फिर उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस केस में एक एसआईटी टीम का गठन किया और उसको इंक्वायरी करने के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने गुजरात राज्य से 2 आला पुलिस अधिकारियों को लिया और केंद्र सरकार के एक पुलिस आला अधिकारी को लिया और उस एसआईटी की टीम ने भी जो मजिस्ट्रेट की जो फाइंडिंग्स थे उसी की तर्ज पे अपना इंक्वायरी अंदर बताया कि इन लोगों को आर्म फार्म में रखा गया था, पहले से लाकर रखा गया था और इनके पास से कोई आर्म्स एम्यूनिशन नहीं मिले थे और सिर्फ इनको फर्जी आतंकवादी बताया गया है। और जो गुजरात सरकार की जो क्राइम ब्रांच की एफआईआर थी जिसमें लश्कर तैयबा वाला, उसको पूरी तरह से फर्जी कहा था इस एसआईटी की टीम ने। उसके बाद सीबीआई गुजरात हाई कोर्ट को लगा कि इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो उन्होंने इस केस को सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उस इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस अधिकारी इस एनकाउंटर में शामिल थे, ऐसे 12 पुलिस अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवाए 164 के मुताबिक और उसमें उन्होंने कहा कि यह एनकाउंटर करने की जो मंजूरी थी वो उनको काली दाढ़ी और सफ़ेद दाढ़ी से मिली थी और उनको इसी एनकाउंटर से जुड़े एक अधिकारी ने कहा था कि इस एनकाउंटर की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और इसका एफआईआर का ड्राफ्ट भी पहले से यह तैयार था जिसमें एलईटी के बारे में लिखा था। तो आज हम ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि एलईटी की जो बात 2004 से उस एफआईआर से की जा रही है वो कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर और एक षड्यंत्र के भागरूप की जा रही है। खास बात में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में मजहब के नाम पर सियासी मुफादात हासिल करने की दौड़ शुरू हो चुकी है। बसंत पंचमी के कबल धार में कशीदगी काफी बढ़ गई है। कुछ हिंदू तंजीमों की जानिब से पूजा में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को शामिल होने की अपील की गई है। हालात को देखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बीयूएस के कन्वीनर का कहना है कि भूतशाला में सिर्फ हिंदुओं को सुबह से शाम तक इबादत करने की इजाजत दी जाए। दूसरी जानिब मुसलमानों के शहर काजी का मुतालबा है कि भूतशाला में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। रियासत के वज़ीर दाखिला बाबूलाल गौर ने ताहम इस यकीन का इजहार किया कि बसंत पंचमी को पुरअमन माहौल में मनाया जाएगा। गौर का कहना है कि एएसआई की हिदायत के मुताबिक हिंदुओं को मंगल के रोज जबकि मुसलमानों को जुमे को भूतशाला में इबादत करने की इजाजत है। वाज़ेह है कि 2006 और 2013 में भी भूतशाला पर इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी। धार में जो विषय है वो विषय पर सरकार पूरी तरह नजर रखे हुए है और जो कानून कहता है उसका पालन कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। खबर झारखंड से है, जहां के सफारी स्कूल के तालिब इल्म के कत्ल मामले को पुलिस ने हल करने का दावा किया, लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस की जानिब से मुलजिमा बनाई गई स्कूल टीचर ने अब अपने आप को बेकसूर बताया है। स्कूल टीचर नाजिया और उसके शौहर को जब सदर अस्पताल मेडिकल के लिए लाया गया तो दोनों चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे। नाजिया और उसके घर वालों का इल्जाम है कि पुलिस इस मामले में जबरन जुर्म कबूल करवाना चाहती है। वाज़ेह है कि रांची के सफार इंटरनेशनल स्कूल के 7वीं क्लास के तालिब इल्म की पुरस्कार मौत मामले में स्कूल की एक टीचर और उसके शौहर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूरा बेगुनाह है। ये लोग असली कातिल नहीं ढूंढ सकते, इसलिए हम लोगों को फंसा दिया क्योंकि हम अकेले न्यूज़ में पूरा टीवी चैनल में दिखाई, जितने वर्ल्ड के टीवी चैनल सब में दिखाई। ये लोग बेगुनाह को फंसा रहे हैं, ये लोग बेगुनाह को फंसा रहे हैं, बेगुनाह को फंसा रहे हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला ने भोपाल के कई इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वक्फ की मकबूजा जायदादों का भी जायजा लिया। बड़े बाग के कब्रिस्तान के जायजे के दौरान उन्होंने सरकारी अफसरान से कहा कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली करवाना अफसरान की जिम्मेदारी है।
आज प्रदेश के गृह मंत्री जनाब बाबूलाल गौर जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि औकाफ के जो मामले हैं शहर के विकास के साथ साथ उस पर भी ध्यान दें। तो आज माननीय गृह मंत्री जी विजिट करने गए थे। वक्फी क्षेत्रों में जो अतिक्रमण है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, तो मैं उम्मीद है कि जल्दी इस पर अमल होगा, अतिक्रमण हट। उत्तर प्रदेश के महकमा अक़लियती फलाह व बहबूद व वक्फ में उर्दू जानने वाले अफसरों की तैनाती की मांग तेज हो गई है। महकमा अक़लियती फलाह व बहबूद के डायरेक्टर ने इसकी हिमायत करते हुए हुकूमत से दरख्वास्त करने की बात कही है। उन्होंने लखनऊ में ETV को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से खत किताबत की है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका अच्छा नतीजा सामने आ सकता है। रिहाई मंच ने एडवोकेट शाहिद आजमी की 6ठी बरसी पर लखनऊ में एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया। फ्रेंड्स ऑफ जस्टिस मीट के उन्वान से मुनक़िद होने वाले मुज़ाकरे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हो रही गिरफ्तारियों पर तशवीश का इज़हार किया गया। मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता संदीप पांडे ने रिहाई मंच की मुहिम की हिमायत करते हुए इंसाफ की आवाज़ को गांव-गांव तक पहुंचाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर पूना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के ज़ेर एहतमाम एक आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक से तलबा व माहिरीन ने शिरकत की। माहिरीन ने मुल्क और समाज में माहौलियाती आलूदगी के खतरात से आगाह कराया, साथ ही इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करने की तलकीन की जिससे आलूदगी में इजाफा होता है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो चौथी बार पूना कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रही है और इसका असल मकसद ये है कि आज के जो इन्वायरमेंट में जो एक खराबी आ रही है उस इन्वायरमेंट को कैसे दूर किया जाए। इसी लिहाज से वर्ल्ड समिट में भी हुआ है जिसमें अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी बात कही कि आज की 30 साल बाद से हमारे मतलब कि जो देश की क्या असर होने वाली है। अगर हम ये है कि इससे बचना चाहते हैं तो हमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए और सब मिलकर इसमें आगे आएँ और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। हम ये अगर समझें कि नदी का पानी जो है गंदा हो रहा है, मुझे तो उसमें तिरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पानी बहरहाल झाड़ों के लिए पीने के लिए काम आने वाला है और उसी पानी में अगर हम कुछ गंदगी छोड़ते हैं तो ये हमारा ही नुकसान होने वाला है पानी पीकर। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उस ऐसे नदी के पानी को साफ़ रखें, अपने गलत कामों से उसको गंदा न करें। उसी तरह से दूसरे जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी अगर अपनी तौर पर ऐसे कोई गंदगी सोसाइटी में छोड़ते हैं, नदी के नाले में छोड़ते हैं, नदी में छोड़ते हैं, समंदर में छोड़ते हैं, तो ये पानी गंदा होने वाला है। मुझे इजाज़त दें, आदाब।